अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? घरेलू देश का विश्व के साथ किया जाने वाला व्यापार, जहां पर आयात निर्यात होता है, लेन देन होता है, निवेश किया जाता है, ऋण लिया या दिया जाता है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो लेन देन कहते हैं ना, उसको बोलते हैं विनिमय। और विनिमय के लिए विनिमय दर का होना जरूरी है। तो विदेशी विनिमय दर बेसिकली ये निर्धारित होता है खुले बाजार में, जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा इसका निर्धारण होता है। एक देश जब दूसरे देश से आयात करता है तो उस देश की कंडीशन के हिसाब से वो पेमेंट करता है। लेकिन हर एक देश जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश का भला करना, अपने देश का कल्याण करना। तो अपने देश के कल्याण करने के लिए, अपने देश के फायदे के लिए हमेशा प्रत्येक देश अपने यहाँ पर विनिमय के ऊपर कुछ नियंत्रण करती है, जिसको हम विनिमय नियंत्रण के नाम से जानते हैं, दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल। और ये करना जरूरी होता है। अगर हमें लगता है कि हमारे देश में वर्तमान में निवेश ज्यादा आना है, जी निवेश का आना जरूरी है, ऐसे में हम क्या करते हैं, देश की वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं। लेकिन इतना भी कम ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की वैल्यू इतना गिर जाए कि लोग निवेश करने की जगह अपना पैसा निकाल के बाहर चले जाए। तो प्रत्येक देश कौन कौन से नियंत्रण अपनाती है, खासकर भारत में कौन कौन से विनिमय के नियंत्रण की विधियां चलती है, इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है इस टॉपिक में। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को, जहां सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विनिमय नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। विनिमय नियंत्रण, जब देश की सरकार विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों के द्वारा नहीं होने देती है और स्वयं हस्तक्षेप करती है। मान लो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है $1 बराबर 90 रुपए, $1 बराबर 90 रुपए। अगर सरकार हस्तक्षेप करके इसी को $1 बराबर 85 रुपए में कन्वर्ट कर दे या फिर उसको और बढ़ा दे, तो इसको विनिमय दर का नियंत्रण करना कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय दर का नियंत्रण करना। ठीक है, तो विनिमय नियंत्रण के फलस्वरूप देश के समस्त विदेशी विनिमय एवं विदेशी मुद्रा पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण हो जाता है। मतलब जो भी हम विनिमय करेंगे, जो भी विदेशी करेंसी है, उन सब के ऊपर सरकार का ही नियंत्रण हो जाता है। और सीमित अर्थ में विनिमय नियंत्रण का आशय उन उपायों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को क्या करे, प्रभावित करे। और ये प्रत्येक देश की सरकार अपने देश की भले के लिए, अपने देश की विकास के लिए, अपने देश में विदेशी विनिमय के पूर्ति के लिए इस तरह से कदम उठाती है, जिससे हम विनिमय नियंत्रण के नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषा है, जिससे सबसे पहली परिभाषा है प्रोफेसर इविट की। इन्होंने कहा कि विदेशी विनिमय के लेन देन की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप, मतलब विदेशी विनिमय दर के फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है तो उसी इंटरफेरेंस को ही हम एक्सचेंज कंट्रोल के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर हेबलर ने क्या कहा कि विनिमय नियंत्रण बहुत सरकारी नियमन है जो विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं देती है। मतलब जब विदेशी विनिमय बाजार में सरकार का नियंत्रण हो जाता है तो विदेशी विनिमय की स्वतंत्रता भंग हो जाती है। ठीक है, तो जब स्वतंत्रता भंग होती है तो उसी चीज को ही हम विनिमय नियंत्रण के नाम से जानते हैं। पॉल इजिंग ने कहा कि विनिमय नियंत्रण का आशय मौद्रिक अधिकारियों के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दरों और संबंधित बाजारों को प्रभावित करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो मतलब साफ है, जिस प्रकार से विनिमय दर में नियंत्रण सरकार का बढ़ता है, हस्तक्षेप बढ़ता है, उसे ही विदेशी विनिमय नियंत्रण के नाम से हम जानते हैं। अब विदेशी विनिमय में दो प्रकार से नियंत्रण होता है। एक होता है पूर्ण, यानी कि पूरी तरीके से जब सरकार के कंट्रोल में होता है, विनिमय दर का निर्धारण, विनिमय का सब कुछ सरकार के द्वारा किया जाता है, कितनी मूर्ति होगी, कितना मांग होगा, उसको पूर्ण विनिमय नियंत्रण के नाम से जानते हैं। वहीं पर सरकार अगर आंशिक रूप से कुछ विदेशी मुद्राओं का या कुछ मात्राओं में या किसी सीमित मात्रा में अगर नियंत्रण करे तो उसे आंशिक विनिमय नियंत्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल आजकल में सरकार जो है आंशिक विनिमय नियंत्रण को ही ज्यादा महत्व देती है। विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य क्या, आखिर क्यों किया जाता है? जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला उद्देश्य होता है देश का विकास करना किसी प्रकार से, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की साख बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश में निवेश बढ़े। तो इसके लिए जरूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला, पूंजी के बहिर्गमन रोकने के लिए,
अगर देश की पूंजी, देश का पैसा देश से निकल के बाहर जा रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए हमें यहाँ पर विनिमय दर का नियंत्रण करना पड़ता है ताकि देश का पैसा बाहर ना जाए। प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के लिए, अगर हमारे यहाँ पर प्रतिकूल भुगतान शेष है, मतलब हमारा डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, मतलब हमारा आयात ज्यादा हो रहा है और हमारा निर्यात कम हो रहा है, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने के भी विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित किया जाता है। अधिक मूल्य मुद्रा, ओवर वैल्यूड करेंसी बनाए रखने के लिए, अगर हमें अपने देश की करेंसी की वैल्यू को ज्यादा बनाए रखना है, ओवर बना के रखना है कि दूसरे देशों के ऊपर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो उस हिसाब से भी विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन के लिए हमें चाहते हैं हमारे देश में निवेश आए, हम चाहते हैं हमारे देश में का निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में देश की मुद्रा का मूल्य कम करना पड़ता है ताकि सामने वाले को लगे हमारे देश में निवेश करना उनके लिए सस्ता है और उसको लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी तो वो निवेश करेगा। विनिमय दर के उच्चावचनों को रोकने के लिए जो विनिमय दर मांग और पूर्तिकरण बदलता रहता है, डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, इस चीज से बचने के लिए भी सरकार इंटरफेयर करती है और विदेशी विनिमय को नियंत्रित करती है। विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सरकार चाहती है कि विदेशी व्यापार, अगर लगता है कि हमारे देश में गेहूं की कमी हो गई है, गेहूं का उत्पादन कम है और हमारे देश में मांग बहुत ज्यादा है, तो सरकार गेहूं के निर्यात पर रोक लगा देती है। सरकार को लगता है कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा है, लोग पैसा निकाल के जा सकते हैं उस देश में भी, उस केस में भी सरकार हमारे देश की वैल्यू को कम कर सकती है ताकि उनको लगे फायदा हो रहा है, तो यहां पर भी विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए हमें लगता है कि हमारे देश की जो उद्योग है उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इससे भी विनिमय दर प्रभावित होता है। आय प्राप्त करने के लिए, सरकार की आय में वृद्धि करने के लिए तभी वृद्धि हो सकता है जब निवेश आए, निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो, और ऐसे में विनिमय दर का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है विदेशी ऋणों के भुगतान करने के लिए भी और घरेलू विकास कार्यक्रम आर्थिक नियोजनों को चलाने के लिए भी सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय दर का नियंत्रण किया जाता है। तो ये उद्देश्य हो गया। अब हम बात करेंगे विदेशी विनिमय नियंत्रण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। वैसे तो सरकार के पास अनेकों रीजन होते हैं, अनेकों विधियां होती है जहां पर अलग अलग तरीके से सरकार जो है विदेशी विनिमय को अपने कंट्रोल में करती है। तो ये लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु है जिसको प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि बात कर रहा है। प्रत्यक्ष विधि वह है जहां एक देश के लोगों की विदेशी विनिमय क्रय करने की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है, मतलब लोगों के द्वारा क्रय विक्रय, मतलब आयात और निर्यात की सीमा को तय कर दिया जाता है कि आप इतना निर्यात कर सकते हो, आप इतना आयात कर सकते हो। जब सरकार जनता के ऊपर डायरेक्टली नियंत्रण लगा देती है तो उसको प्रत्यक्ष विनिमय नियंत्रण की विधि कहते हैं, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय प्रतिबंध, विनिमय समाशोधन समझौते, भुगतान समझौते, स्वर्ण नीति, यथार्थ दर समझौते, विलंब काल हस्तांतरण और विनिमय समानीकरण खाता जैसी विधियां प्रमुख प्रचलन में है। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं, मतलब ये वो विधियां हैं जहां पर विनिमय दर को केवल प्रभावित ही नहीं कर सकती, उसे पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर सकती। इसके अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी घोषित विनिमय दर पर असीमित मात्रा में विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ पर क्रय विक्रय कम या ज्यादा किया जाता है, कंट्रोल ना करके क्रय विक्रय को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है, आयात कर या अधिशेष में परिवर्तन किया जाता है, निर्यात प्रोत्साहन या निर्यात अनुदान देकर भी इसको परिवार किया। अब इन सबको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हर एक पॉइंट हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले है विनिमय दर की प्रत्यक्ष विधियां जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या फिर डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे पहले सरकारी हस्तक्षेप। इस विधि के अंतर्गत सरकार स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय दर का अधिमूल्य या फिर अवमूल्यन करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है। मान लो विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है बाजार में $1 बराबर 90 रुपए, सरकार चाहती है कि हमें अपने देश की वैल्यू बढ़ाती है, सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करके इसको 90 की जगह 85 कर दी, इसको बोलते हैं अधिमूल्य करना। इससे देश की वैल्यू बढ़ जाती है और देश की वैल्यू बढ़ जाने से हमारा आयात बढ़ जाता है और निर्यात कम हो जाता है, या फिर अवमूल्यन किया जाता है जब पर $1 बराबर 92 रुपए कर दिया जाता है, इससे निवेश बढ़ता है और निर्यात भी बढ़ जाता है। तो सरकार डायरेक्टली जब विनिमय दर को बदल देती है तो उसको प्रत्यक्ष
नियंत्रण के नाम से जानते हैं। नंबर 2, विनिमय प्रतिबंध, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस। सरकार कई प्रकार से नियम, कानून, पॉलिसी लागू करके विनिमय को प्रतिबंधित कर सकती है, जिसमें सरकार विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय को अपने पास और देश के केंद्रीय बैंक के पास केंद्रित करके सरकार के बिना अनुमति के कोई भी कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता है। देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में विनिमय करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ भी लेन देन करते हो, सरकार की अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते। सरकार के निर्देश के अनुसार विदेशी विनिमय संबंधी सारे लेन देन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही किया सकता है। मतलब जब विदेशी विनिमय का सारा खेल सरकार अपने हाथों से में ले लेती है तो उसको जो है विनिमय प्रतिबंध के नाम से जाना जाता है। विनिमय समाशोधन समझौते, एक्सचेंज क्लियरेंस एग्रीमेंट्स तैयार किए जाते हैं। जब दो देश इस प्रकार का समझौता करते हैं कि एक दूसरे के भुगतानों को इस प्रकार से चुकता कर दिया जाए कि उन्हें विदेशी विनिमय बाजार में जाने की आवश्यकता ही नहीं। जब दो देश आपस में ही विदेशी विनिमय दर के भुगतान और निपटान के लिए समझौते करते हैं, जैसे भारत और जापान के बीच में हुआ था कि जो भी लेन देन होगा आपसी मुद्रा के बीच में होगा, हमें विदेशी डॉलर की आवश्यकता नहीं है, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, विनिमय समाशोधन समझौते। भुगतान समझौते, पेमेंट एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। विनिमय नियंत्रण अपनाने वाले देश की स्थिति अन्य देशों की नजरों में संदेहपूर्ण हो जाती है, जिससे अन्य देश विनिमय नियंत्रण अपनाने वाले देश को निर्यात नहीं करते, क्योंकि उन्हें भुगतान प्राप्त होने की आशा नहीं रहती। कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और दूसरे देश उसको संदेहपूर्ण, मतलब ऐसे डाउटफुल देखते हैं, अरे पैसा रिकवर होगा कि नहीं, हम अगर उधार देते हैं वो लौटा पाएगा ही नहीं पाएगा। ऐसे में समझौते होते हैं, ऐसे में समझौते किए जाते हैं कि इस दर पर इस दिन तक आप जो है पेमेंट करोगे, और इसी समझौते के अनुसार आगे सारा खेल किया जाता है। स्वर्ण नीति, स्वर्ण के क्रय विक्रय की कीमतों में परिवर्तन करके भी विनिमय नियंत्रण को प्रभावशील किया जाता है, क्योंकि पूरा विनिमय कहीं ना कहीं सोने पर भी डिपेंड होता है, गोल्ड रिजर्व पर भी डिपेंड होता है। यथास्थिति समझौते, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत अल्पकालीन विदेशी ऋणों को समझौतों के अनुसार स्थगित कर पूंजी के बहिर्गमन को रोक दिया जाता है, ताकि देश की स्थिति में सुधार किया जा सके। मतलब जो अल्पकालीन विदेशी ऋण जो हम लेते कम समय के लिए, उसको बदल के लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसका पेमेंट रोक दिया जाता है कि अभी देश में पूंजी की मात्रा बनी रहे, हम पूंजी को देश से बाहर ना जाने दे। उस देश स्थिति में यथास्थिति समझौते, मतलब जो समझौते किया उसी को आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है। विलंब काल हस्तांतरण, कुछ ट्रांसफर मोटरेरिया, मतलब कुछ ट्रांसफर जो है पेमेंट करने होते हैं, वो पेमेंट ना करके उसको रोक दिया जाता है, उसमें लेट लती भी किया जाता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। इस तरह से अगर भी कुछ मामला चलता है तो यहाँ से भी विनिमय दर प्रभावित होता है। विनिमय समानीकरण खाता, एक्सचेंज इक्विलाइजेशन अकाउंट, ये प्रणाली विनिमय नियंत्रण की सरकारी हस्तक्षेप विधि का एक माध्यम भर है। इंग्लैंड में विनिमय समानीकरण का खाते की स्थापना अप्रैल 1932 में किया गया था। ये इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य पूंजी के अल्पकालीन आवागमन और भुगतान शेष में होने वाले उतार चढ़ाव के फलस्वरूप विनिमय दर में होने वाले उच्चावचनों को कम करना था। जो अल्पकालीन जो लेन देन था उसमें जो जोखिम था उसको कम करने के लिए यहाँ पर समानीकरण खाता तैयार किया था, मतलब एक तरह का प्रोविजंस तैयार किए थे। ब्रिटेन ने 1931 में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया, मतलब गोल्ड को खत्म कर दिया, और उसे भुगतान संतुलन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया, जिसके फलस्वरूप स्टर्लिंग पाउंड की विनिमय दर में निरंतर गिरावट आती चली गई। जब उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया, क्योंकि बाकी लोग गोल्ड की काउंटिंग करते थे, इंग्लैंड नहीं कर रही, तो ना इंग्लैंड को काफी सारा प्रॉब्लम हुआ। और ऐसी प्रॉब्लम को निपटाने के लिए दो विकल्प थे, या तो पाउंड का वैल्यू कम कर दिया जाए या विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इंग्लैंड ने विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ने का मार्ग अपनाया और एक स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली का वहीं से जन्म हुआ, जिसको विनिमय समानीकरण खाता अथवा कोष की स्थापना की गई। मतलब जो भी ऊंच नीचे होगा इसी खाते के अंतर्गत काम किया जाएगा। प्रारंभ में अमेरिकी डॉलर के 25 बिलियन पाउंड के बराबर थी, इसके बाद में बढ़ाकर 150 मिलियन पाउंड कर दिया गया था ये समानीकरण। लेकिन ये केवल इंग्लैंड के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज में किया गया, बाकी देशों में नहीं हुआ। कुछ विधियां अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती हैं, जिसमें है ब्याज की दरों में परिवर्तन। सरकार
देश में ब्याज की दरों में परिवर्तन करके भी विदेशी विनिमय दर को प्रभावित कर देती है। ब्याज की दरों में परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करता है। यदि देश में ब्याज की दरों में वृद्धि की जाती है तो उस देश में विदेशी पूंजी और बैंकिंग कोष आकर्षित होते हैं। अगर आपके देश में, हमारे देश में ब्याज की दर बढ़ा दिया जाए, सामने वाले लोगों का यहाँ पर ब्याज ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो तेजी से हमारे देश में आके पैसा बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। वहीं पर ब्याज की दरों में कम कर दिया जाए, उनको फायदा कम होगा तो और वो पैसा कम लगाएंगे। तो मुद्रा के पूर्ति और मुद्रा की मांग में वृद्धि और मांग में कमी करने के लिए ब्याज दर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टूल्स के रूप में काम किया जाता है। आयात कर और अधिशेष टैरिफ, सरकार जो है विनिमय दर को डायरेक्टली कंट्रोल ना करके उसका जो दूसरा हिस्सा आयात या निर्यात, उसके ऊपर टैक्स लगाती है। अगर हमें लगता है कि हमारे देश में विदेशों से बहुत ज्यादा सामान आयात कर रहे हैं और हमारे देश के हित में नहीं है तो सरकार आयात के ऊपर जो कर लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैरिफ के नाम से जानते हैं। जैसे पता है कुछ दिनों पहले ट्रंप ने लगा दिया था टैरिफ, बार छिड़ गया था, अलग अलग देशों में बहुत सारा टैरिफ लगा रखा था। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था कि अगर हम 18% लगाएंगे वो उल्टा करके कितना लगा देगा, 81% कर लगाया। तो इस प्रकार से आयात निर्यात प्रभावित होता है, लेन देन प्रभावित होता है और इससे मद्देनजर विदेशी विनिमय दर में भी प्रभाव आता है। निर्यात प्रोत्साहन एवं अनुदान, एक्सपोर्ट बाउंड्रीज, अगर हमें अपने देश की में विदेशी मुद्रा का आकर्षित करना होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर निर्यात सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि निर्यात को बढ़ाया जाए। निर्यात को बढ़ाने के लिए हमारे देश के उद्योगों को बैरियर सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है ताकि लागत कम हो, लागत कम होगा तो उनका लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ेगी और विनिमय दर में सुधार होगा। इसके अलावा विनिमय नियंत्रण के क्या प्रभाव, अगर सरकार विनिमय नियंत्रण करती है तो इसका देश पर क्या प्रभाव होता है? सबसे पहली बात है संरक्षणात्मक प्रभाव होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है देश की अर्थव्यवस्था को संरक्षित करना। जो विश्व में तबाही मच रही है, जो विश्व में उच्चावचन हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उससे अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस प्रकार से उपाय किए जाते हैं सरकार के द्वारा। व्यापार क्रमिक प्रभाव, विनिमय नियंत्रण के माध्यम से एक देश ऐसी नीतियों को अपना सकता है जिससे कहीं दो देशों के साथ अपने आर्थिक समझौतों को प्रभावित करना चाहता हो। ठीक है। व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने के लिए विनिमय नियंत्रण, मतलब सामने वाला बहुत कठिन व्यापार शर्तें लगा रहा, हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुकूल हो तो उस हिसाब से विनिमय दर में नियंत्रित कर सकते हैं। देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, विनिमय नियंत्रण भेदभावपूर्ण व्यापारिक संबंधों को जन्म देता है। ठीक है, जैसे अमेरिका ने किया था, भेदभाव, किसी देश पर कम टैरिफ लगा दिया था, भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया था, तो ये भेदभावपूर्ण जो है रवैया रहा था। विनिमय नियंत्रण की सीमाएं क्या है, इससे क्या दोष है? दोष तो हर चीज के कुछ फायदा होता है। अगर हम अपने देश के भले के लिए काम करेंगे, मान लो हमने अपने यहाँ पर जो है आयात टैक्स बढ़ा दिया तो सामने वाले को लगता है कि भारत अगर इनका टैक्स बढ़ाती तो जैसे हमें क्या दिक्कत, हम भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से काम होता है। विश्व व्यापार में बाधक होता है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इससे इफेक्ट होता है क्योंकि केवल हम अपनी तरफ से नियंत्रण करेंगे तो सामने वाली कंट्री भी नियंत्रण करेगी। विदेशी विनिमय विनियोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अवहेलना होती है। नॉर्मल तुलनात्मक लागत सिद्धांत बताता है किसी देश में किसी वस्तु की उत्पादन की लागत कम है तो वो देश उस वस्तु को उत्पादन करे और दूसरे देश को नियंत्रित करे, लेकिन वही देश अगर वहां पर नियंत्रण करने लग जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें एक खर्चीली प्रणाली होती है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लागत लगाना पड़ जाता है। बहुपक्षीय व्यापार के लिए अनुपयुक्त होता है, दो पक्षीय व्यापार बहुपक्षीय व्यापार में ये सही नहीं है और भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन ये देता है और देश के लिए कहीं ना कहीं बाद में नुकसान करने लग जाता है। अब इसी चीज को पढ़ेंगे कि भारत के परीक्षण, भारत में विनिमय नियंत्रण एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया में कैसा रहा। अगर भारत की बात करते हैं, सबसे पहले विनिमय नियंत्रण द्वितीय महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध के बाद 1939 में लागू किया गया था और उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्रारंभ में विनिमय नियंत्रण भारत रक्षा नियम के अंतर्गत लागू किया गया था, किंतु विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसको बाद में परमानेंट कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार को समस्त विदेशी विनिमय के लेन देन का नियमन करने का अधिकार दिया गया। मतलब सरकार और केंद्रीय बैंक देश में विनिमय दर को नियंत्रित कर सकती है, देश हित के लिए वो कार्य कर सकती है। 1973 में नया विनिमय नियंत्रण कानून फेरा लाया गया, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम लाया गया
और जिसने विदेशी विनिमय अधिनियम 1947 का जो कानून बनाया गया था उसको हटा दिया और 8 जनवरी 1993 को इसको फिर से संशोधित किया गया और इसको संशोधन थोड़ा बहुत नियम वगैरह बदला गया, लेकिन बाद में इसी को 1 जून 2000 में फिर से बदला गया। फेरा को बदल के फेमा कर दिया गया, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के रूप में इसको लागू किया गया कि नियमन नहीं करना है, क्या करना है, इसको नियोजन करना है। भारत में विनिमय नियंत्रण के क्या उद्देश्य? भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामग्री का आयात करने के लिए जो हमें जरूरी है उसका हम ज्यादा से ज्यादा आयात करें तो आयात टैक्स ऊपर घटा दिया जाता है। विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखने के लिए, पूंजी के बहिर्गमन को नियंत्रित करने के लिए कि देश का पैसा बाहर ना जाए। लेकिन हमारे देखा कि पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा देश से बाहर निकल गई है। इसके पीछे स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जितना पैसा लग रहा है सामने वाले को घंटे को लगता है हमें मुनाफा करना है, पैसा निकाल के बाहर चले गए हैं। कोई भी ज्यादा प्रॉफिट लेगा वो पैसा छोड़ के चला जाएगा। ऐसे विदेशी मुद्रा देश से बाहर निकलती चली जा रही है। विनिमय दर को स्थिरता बनाए रखने के लिए और विदेशों में भारत की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विनिमय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। भारत में विनिमय नियंत्रण की नवीन प्रावधान कौन कौन से न्यू इंडिया ने प्रोविजंस किए हैं विनिमय को कंट्रोल करने के लिए? तो सबसे पहले उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, ये क्या हुआ 1991 में भारत में 1991 याद रखना, नई आर्थिक नीति का जब भारत को लागू किया गया उस समय ये सारे परिवर्तन हुए क्योंकि उससे पहले तो परिवर्तित थी हर चीज। तो 1992-93 के बजट में सरकार ने विनिमय दर प्रबंध के उद्देश्य की एक नई प्रणाली, कौन सी प्रणाली, लम्स उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली लागू किया, जिसके अंतर्गत 1 मार्च 1992 से दोहरी विनिमय दर प्रणाली आरंभ की गई। मतलब दोहरी मतलब एक विदेशी विनिमय दर का निर्धारण ओपन होगा, उसके बाद सरकार उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। मतलब रियाद से प्राप्त विदेशी मुद्रा के 40% अंश को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर परिवर्तित करने की अनिवार्यता और शेष 60% अंश को खुले बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को प्रभावित करने की छूट का प्रावधान किया गया। मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसका 40% सरकार के अनुसार होगा और 60% ओपन मार्केट के अकॉर्डिंग होगा। इससे क्या होता है, नियंत्रण भी रहता है और ओपन भी रहता है। पूंजी खाते पर विनिमय नियंत्रण का यथावत रखा गया, पूंजी खाते पूरे सरकार के नियंत्रण में रखेगी। रिजर्व बैंक को आवश्यकता अनुसार स्टर्लिंग पाउंड अथवा अमेरिकी डॉलर को हस्तक्षेप करेंसी चुनने की स्वतंत्रता दी गई कि अपने हिसाब से रिजर्व बैंक जो है चुन सकती है डॉलर में करे या पाउंड में करे। हालांकि पहले पाउंड को ही हस्तक्षेप मुद्रा थी, पाउंड के अनुसार ही व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के हिसाब से पाउंड के हिसाब से होता था। निर्यातकों एवं आवक प्रेषणों के प्राप्तकर्ता को कुल प्राप्ति का 15% विदेशी करेंसी खाते में रखने की अनुमति दी गई और रिजर्व बैंक को मुक्त बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये कई प्रकार से सुधार भारत ने बाद में किए, हालांकि धीरे धीरे सुधार होता चला गया। एकल विनिमय दर प्रणाली अथवा व्यापार खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली लम्स से मिली सफलता के उत्साहित होकर सरकार ने 1993-94 में बजट में रुपए को व्यापार खाते ट्रेड अकाउंट पूरी तरह से प्रभावित की। अब जो भी व्यापार करेंगे हम रुपए के अनुसार करेंगे, ठीक है। रुपए को विनिमय दर के अकॉर्डिंग तय किया गया और एकल विनिमय दर प्रणाली को पूरे देश में लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत हम अपने निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे, भुगतान संतुलन को प्रतिकूलता को दूर करेंगे और देश में विदेशी मुद्रा पूंजी की आयात को बढ़ा देंगे। और ये 1991 के नीति के बाद ही जो है लागू हुआ। रुपए को पूरी तरीके से जो है फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने का यूज करना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। 1994-95 के बजट में चालू खाते में रुपए की परिवर्तनीय बनाने की घोषणा की गई और 19 अगस्त 1954 से भारतीय रुपए को चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं वस्तुओं का, सेवाओं का, एक पक्ष का, उसको रुपए के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। पूरी तरीके से रुपए को इसमें शामिल कर लिया गया। मुद्रा की परिवर्तन का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लाया गया जहां देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं के और प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन, मतलब अब आराम से रुपए को डॉलर में और डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सकते थे। इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले डॉलर को डॉलर या पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता था कि पहले हम पाउंड खरीदे फिर डॉलर में कन्वर्ट करिए, डॉलर खरीदे फिर पाउंड में कन्वर्ट, ऐसा होता था। लेकिन अब डायरेक्टली मनी से हम मुद्रा के द्वारा यानी कि रुपए के माध्यम से हम करना शुरू हो गए।
रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाकर भारत सरकार ने चालू खाते में समस्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को बाजार दर पर रुपए में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान की गई। अब आराम से एक्सचेंज होना शुरू हो गया, विदेशी विनिमय में कन्वर्ट होना। विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत बैगेज नियमों में सुधार किया गया। फरवरी 1993 में बैगेज नियमों को संशोधन करते हुए विदेशी से लौटने वाले भारतीयों को बेरोक 25 वस्तुएं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता वस्तुएं 7 लाने की छूट दी गई। अब आराम से वहां से कोई सामान खरीद के लेके आ सकते हैं। और सीमा शुल्क जो पहले 255% का लगता था, अब कम करके 100% कर दिया गया। मतलब पहले 100 रुपए का सामान लाने पर 225% का टैक्स पड़ता था, तो ये 325 रुपए की प्राइस बनता था। अब इसमें 100% टैक्स है, मतलब 100 रुपए का 100 रुपए डबल यानी कि 200 हो जाता है। हालांकि बाद में इसको और कम किया गया। विदेशी मुद्रा खाते की सीमा में वृद्धि की गई। अब आराम से आप विदेशी मुद्रा जो है 15% से बढ़ाकर 25% की आप अपने पास विदेशी मुद्रा 25% रख सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फीमा को लाया गया। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा व्यापार को विकसित करने या विदेशी व्यापार भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 27 वर्ष पुराना जो फेरा था उसको बदल के फेमा कर दिया गया कि अब केवल आप नियंत्रित नहीं करेंगे, आप जो है मैनेज करेंगे। अब और इस प्रकार से विदेशी विनिमय का आराम से उदारी रूप से एक्सचेंज किया जा सकता था। विदेशी मुद्रा संप्रेषण की सीमा में वृद्धि किया गया और विदेशी यात्रा पर अधिक विदेशी मुद्रा की आप विदेशी जाओ, वापस जाके आप इजीली ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा का खर्च कर सकते हो। आराम से फॉरेन ट्रिप मार सकते हो। कई तरह के सुधार किए गए और लास्ट में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत गैर कानूनी तरीके से अर्जित धन को देश में लाने, उसके द्वारा सामग्रियां खड़ी करने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया। इसके अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग जो चोरी छुपे पैसे लाना ले जाना, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नई संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे किसी भी मुद्दे को हल करने से संबंधित नियम इसमें बनाए गए। और इसमें कहा गया जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसको 10 वर्ष तक की कानूनी सजा होगी या फिर 5 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय में सरकार ने भी काफी हद तक काम किए। अब तो काफी सुधार हुआ, काफी उसमें लिबरल सरकार ने बनाया कि और 100% विदेशी विनिमय आ सकता है, एफआई भी ज्यादा आ सकता है, कोई भी कभी भी विदेशी एक्सचेंज कर सकता है। काफी तरह की छूट वर्तमान में दिया गया है। हालांकि इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है, नोट्स में कोई कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।